हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। कल हमने की थी आय विधि, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसमें से मैं 3 या 4 क्वेश्चन ही करवाऊंगी और इनमें से आपको एक क्वेश्चन आराम से मिलेगा, ठीक है। या इसका ये क्वेश्चन आ जाए कि मूल्य वृद्धि से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित बताइए। या आ जाए कि दोहरी गणना की समस्या क्या है, या राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। कोई भी आ जाए, बात एक ही है। तो क्या है ये कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा शुद्ध विदेशी साधन आय के जोड़ को बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को मूल्य वृद्धि विधि या औद्योगिक उद्गम विधि कहा जाता है। उत्पाद विधि से हमारा अभिप्राय है कि किसी देश में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादक उद्यमों के योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। आगे है परिभाषा। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। तो उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय मापते समय हमें अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांट लेते हैं। कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का हमने पहले भी स्टडी कर ली थी, आप फिर से कर रहे हैं। तो ये देख लो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हमने पहले भी स्टडी कर ली थी, ठीक है। अभी कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन के बाद हम प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित मात्रा की गणना करते हैं और उत्पादित मात्रा को कीमत से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें घिसावट व्यय को घटाकर तथा शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़कर बाजार कीमत शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा लिया जाता है। इस तरीके से राष्ट्रीय आय ज्ञात करते समय एक वस्तु का मूल्य कई बार जुड़ जाता है, जिससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इस समस्या के बचने के लिए हम मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करते हैं। मूल्य वृद्धि विधि के अनुसार उत्पादक की प्रत्येक अवस्था में उत्पादन में होने वाले मूल्य वृद्धि को जोड़ लिया जाता है। क्या मूल्य वृद्धि विधि क्या है? उत्पादन का मूल्य में से मध्यवर्ती लागत को घटा देंगे तो क्या जाएगा? मूल्य वृद्धि। देखिए, ये कह रहा है कि हर बार यानी कि उसका पैसा काउंट होता जाता है। जो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होता है, जो जिसका उत्पादन करते हैं, तो रॉ मटेरियल का बार बार उसको जो उसके प्राइस में जुड़ता जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दोहरी गणना, डबल एंट्री करना। जैसे गेहूं है, गेहूं का उत्पादन कितना है? 1000 रुपये, लागत 0 और मूल्य वृद्धि कितनी है? 1000। ऐसे ही आटा कितने का है? 1500 का, जिसमें 1000 रुपये का गेहूँ शामिल है। तो लागत कितनी है इसकी? 1000 रुपये। मूल्य वृद्धि कितनी हुई? पहले 1000 था, 1500 तो 500 हुई। आगे डबल रोटी हमने 3000 की बनाई, जिसमें हमारे 1000 और 1500 शामिल हैं। लागत आई 1500 रुपये। कितना बढ़ गया? 1500। ऐसे ही कुल कितना हुआ? उत्पादन का मूल्य 5500 हो गया, लागत 2500 हो गई और मूल्य वृद्धि कितनी हो गई? 3000। अब देखिए, इसको आपको अच्छे से समझा देते हैं। कह रहे हैं कि इस तालिका के आधार पर उपरोक्त तालिका इस आधार पर बनाई गई है कि एक किसान बिना किसी लागत के गेहूं का उत्पादन करता है, वह इसे 1000 रुपये में किसी आटा बनाने वाले फर्म को बेचकर 1000 रुपये की मूल्य वृद्धि करता है। भाई, उसकी कॉस्ट कुछ आई नहीं, उसने 1000 रुपये के गेहूँ बेच दिया तो उसके पास पैसे मूल्य वृद्धि, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 1000 रुपये। आटा बनाने वाली फर्म गेहूँ से आटा बनाकर डबल रोटी बनाने वाले फर्म को 1500 में बेचकर 500 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई, क्योंकि 1000 तो उसकी लागत आई थी, 1000 में उसने गेहूँ खरीदा था और 1500 में उसने आटा बेचा है, तो 500 रुपये बढ़ के मिले उसे। ऐसे ही डबल रोटी बनाने वाले फर्म डबल रोटी बनाकर 3000 में उपभोक्ता को बेचती है, जिससे उसे कितने मिलते हैं? 1500, क्योंकि 1500 में तो उसने आटा खरीदा था और 3000 में उसने डबल रोटी बेची है, तो मूल्य वृद्धि करती है। सकल मूल्य वृद्धि अब कितनी हो गई? 3000 रुपये होगी। यह बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होगी
और इसमें घिसावट व्यय घटाकर शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़कर राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान लगा लिया जाता है। तो कैसे लगता है, राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है, उत्पादन का मूल्य, ठीक है, जैसे हमारा 5500 है, माइनस मध्यवर्ती लागत और प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय और माइनस शुद्ध प्रत्यक्ष कर, यानी कि जो हमारी लागत आय उसको हमने लेस कर दिया। तो 55 से 2500 गए तो कितने बच गए, 3000। 3000 क्या हो जाएगी हमारी ये मूल्यवृद्धि, सकल मूल्यवृद्धि हो गई, ठीक है। अब इसमें हम शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ दें और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज को घटा दें, तो हमारे क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम, ठीक है। ऐसे हमारे प्राथमिक क्षेत्र का है। अब ये कह रहा है कि उत्पाद या मूल्य वृद्धि की सावधानियाँ। तो पहले क्या है कि स्वयं उपभोग उत्पादन का आरोपित मूल्य उत्पादन मूल्य में शामिल करना चाहिए। दूसरा है स्वयं उपभोग सेवाओं का आरोपित मूल्य उत्पादन मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही लिया जाना चाहिए ताकि दोहरी गणना न हो। चौथा, गैरकानूनी तरीके से किए गए उत्पादन को उत्पादन मूल्य में शामिल नहीं करना चाहिए। पांचवा, जिन मकानों में मालिक स्वयं रहते हैं उनका आरोपित किराया मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाना चाहिए। छठा है पुरानी वस्तुओं के उत्पादन मूल्य को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सातवां है सरकारी क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है। आठवां, दलाल के कमीशन को उत्पादन मूल्य में शामिल किया जाता है क्योंकि वह सेवामूलक उपयोगिता का सृजन करता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न और राइट कर लीजिए साथ के साथ, क्योंकि बाद में बड़ा भारी काम हो जाता है। अब आप मैंने आपको बताया है तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन बाद में आपके एक बार माइंड से स्लिप हुआ तो स्लिप ही हो जाएगा। तो इसे अच्छे से लर्न और राइट कर लीजिए। एक दिन का एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसीलिए मैं 4 क्वेश्चन करवाऊँगी आपको। थैंक यू।